वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस का लेटरल मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और जो इसके बाद यानी कि पावर ऑफ लेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो पहला कंडीशन है कि अगर दो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से सटा हुआ है, तो उसका अगर इक्विवेलेंट पावर निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखें, लिखे हैं यहाँ पे टू कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से सटा हुआ है और इसका पहला का फोकल लेंथ f1 है, दूसरा का फोकल लेंथ क्या है, f2 है। फर्स्ट का पावर p1 है, सेकंड का पावर मान लेते हैं p2 है। क्या है कि आपको फोकल लेंथ और पावर के बारे में बता चुके हैं। तो अगर हमको दो कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है मेरे भाई, दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपली 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और पावर अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 कर दीजिएगा। तो दो कॉन्वेक्स लेंस अगर एक दूसरे से सटा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहे इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा। इसके बाद अगर वन कॉन्केव लेंस और वन कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से सटा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा फोकल लेंथ। तो ध्यान दीजिएगा, वन कॉन्वेक्स लेंस एंड वन कॉन्केव लेंस कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। इस कंडीशन में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पावर भी पॉजिटिव होगा। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो पावर भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव पावर होगा। तो हमारे को अगर F इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ को क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इससे हमारा इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन का निकल जाएगा। अगर पावर निकालना है तो पावर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या करेंगे, P1 माइनस P2 कर देंगे, तो इसका निकल जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है वन कॉन्केव लेंस प्लेस्ड बिटवीन टू कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि दो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में अगर एक कॉन्केव लेंस को रख दिया जाए तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये बीच वाला हिस्सा क्या है, हमारा कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स का फिर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 माइनस, क्योंकि सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव है हमारा, तो माइनस 1/f2 प्लस 1/f3। 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, f3 होगा। तो हमारा ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल जाएगा। अगर आपको इक्विवेलेंट पावर निकालना है तो सिंपली P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, पहला कॉन्वेक्स है उसका पावर P1 है, तो P1, दूसरा क्या हमारा P2 है, जो हमारा कॉन्केव लेंस है नेगेटिव था, माइनस P2, और थर्ड क्या है हमारा P3, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस P3। तो इससे इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा। इसके बाद ये तो एक दूसरे से सटा हुआ था, तब की बात हो रही है। अगर लेंस कुछ डिस्टेंस पे है तो ध्यान दीजिएगा, टू कॉन्वेक्स लेंस सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस, d डिस्टेंस पे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या, तो बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई। तो मान लेते हैं फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ क्या है, f1 है और इसका पावर P1 है। इसका फोकल लेंथ f2 है और इसका पावर P2 है। तो उस कंडीशन में 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस लगेगा, ये डिस्टेंस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस d डिवाइडेड बाई f1 इंटू f2। चाहेगा इसको पावर अगर निकालना है तो सिंपली पावर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस d, डिस्टेंस तो यहाँ पर सेम यूनिट में रहेगा। इसमें जो होता है d और f का यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर याद रखिएगा d हमारा क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मीटर में होना चाहिए।
तभी जाकर के आपका इक्विवेलेंट पावर निकलेगा। कि गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली डी आपका सेंटीमीटर में देता है, क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में देता है। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर वैल्यू बैठाइएगा तो पावर आपका नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी का वैल्यू है, जब पावर निकालिएगा तो हमेशा उसको किस में लेना होगा, मीटर में लेना होगा। तो आपको जो डिस्टेंस पे अगर दो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाएगा तो उसका आप इक्विवेलेंट पावर निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं दोनों फॉर्मूला से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है, इसको लॉर्ड रायले ने खोजा था, ठीक है। लॉर्ड रायले ने इसका फिनोमेना को दिया और इन्होंने क्या कहा कि लाइट रेज ऑफ वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो मीडियम का पार्टिकल जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कोसिक्वेंसली वो लाइट को रेडिएट करेगा। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, बोलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। बात तो को समझिएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं कि लाइट हवा से, एयर से हमारा वाटर में जा रहा है, तो एयर टू वाटर में जाते समय एयर का जो भी पार्टिकल्स होगा और वाटर का भी जो पार्टिकल्स होगा वो लाइट रे को क्या करेगा मेरे भाई, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद कोसिक्वेंसली उसमें से कुछ रेस को वो रेडिएशन करेगा, और जो रेडिएशन करेगा तो इसी फिनोमेना को कहता है कि हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम। कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या करता है, मीडियम उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रोसीड बाय इट्स सब्सिक्वेंट रेडिएशन इज इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बड़ा ही जबरदस्त है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल बड़ी पूछता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सनराइजिंग और सनसेट के समय में आपका स्काई जो है रेड कलर दिखाई देता है, रेड मतलब ऑरेंजी रेड दिखाई देता है। कंप्लीटली रेड नहीं रहता मेरे भाई, ऑरेंजी रेड रहता है, ठीक है। रेड लिख दिए अलग बात है, लेकिन ऑरेंजी रेड रहता है, ठीक है। तो सनसेट और सनराइजिंग के समय जो होता है स्काई का रेड कलर का दिखाई देना, ठीक है, ये जो होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। अब ये रेड ही क्यों दिखाई देता है, इसका भी जवाब आपको हम देंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है। देखिए, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून टाइम, क्या होता है कि जो नून टाइम होता है, दोपहर के समय में जो स्काई होता है व्हाइट दिखाई देता है। जनरली स्काई कलर ब्लू जो दिखाई देता है, ये भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना है। उसके बाद रेड कलर यूज एज ए डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए हम लोग रेड कलर का ही यूज करते हैं। तो भाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग होता है। तो ये स्कैटरिंग क्या है, तो बात तो को समझिएगा। यहाँ पे स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी जैसे कि व्हाइट लाइट हो जाए, व्हाइट लाइट जो है आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। व्हाइट लाइट क्या है आपका, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है जो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। 7 कलर्स में कौन है, विवगियोर है। विवगियोर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर मिलकर के ही, ठीक है, हमारा व्हाइट लाइट का कंस्ट्रक्शन होता है। तो व्हाइट लाइट एक्चुअली में क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, और ये सब जो कलर है आपका क्या, मोनोक्रोमेटिक है। तो 7 मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलने के बाद व्हाइट लाइट का कंस्ट्रक्शन होता है। व्हाइट लाइट हमारा क्या, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो इंडिगो वायलेट कलर होता है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है। और रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। अब बात होता है कि लाइट रे जब नून टाइम में होता है तो हमारा अर्थ के सरफेस के सन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होने के कारण मॉलिक्यूल जो होता है मीडियम का, वो बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि सीधा होता है तो व्हाइट लाइट अपने साथ उसको, रेड लाइट अपने साथ उसको नीचे उतार देता है। बात समझ गए, तो नीचे उतार देता है तो पूरा व्हाइट लाइट नीचे आता है, वही हमारा रेडिएट होकर के ऊपर चला जाता है। तो आपका जो यहाँ का मॉलिक्यूल व्हाइट लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जितना भी मीडियम का जो
मॉलिक्यूल्स है वो व्हाइट लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी को फिर से कॉन्सिक्वेंसली रेडिएट कर दे रहा है, जिसके कारण स्काई हमारा क्या होता है, नून टाइम में व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सन का एंगल कुछ आ जाता है, तो एंगल होने के बाद क्या होता है, सब पॉलीक्रोमेटिक लाइट का अलग अलग वेवलेंथ है, तो एक दूसरे से वो मर्ज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है मेरे भाई। नून टाइम में जब नॉर्मल हो जाता है तो सारा चीज तो एक में मिल जाता है, तो सब नीचे आ जाता है, लेकिन हल्का सा टेपर हो जाएगा तो सब अपना अपना फ्रीक्वेंसी और अपना अपना वेवलेंथ में चलना चालू कर देगा। तो सब अपना अपना वेवलेंथ और अपना अपना फ्रीक्वेंसी के आधार पर चलना शुरू करेगा। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होगा वो थोड़ा सा ऊपर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और उधर ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे भी जो थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ा सा नीचे आके एब्जॉर्ब होगा, फिर वो कॉन्सेंट्रेटली रेडिएट होगा, फिर इसी तरह करते करते सारा वो एब्जॉर्ब होते होते सब रिफ्लेक्ट कर जाता है। लास्ट में बचता है रेड कलर। रेड कलर का वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो ये लंबा साइकिल बनाएगा, ठीक है। तो ये लंबा डिस्टेंस तक जाएगा। तो यही कारण होता है कि जब हम लोग सनसेट और सनराइजिंग का टाइम होता है तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण जिसका जो बाकी 6 कलर होता है ना हमारा, वो एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पहुंचता है कौन सा कलर, हमारे आंख तक रेड कलर पहुंचता है। इसीलिए सनसेट और सनराइजिंग के समय स्काई जो होता है आपका ऑरेंजी रेड यानी रेड दिखाई देता है। मतलब सिंपल सा बात है मेरे भाई कि जिस कलर का फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो अगर ये 7 कलर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, मोस्ट स्कैटरिंग ये होगा। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग क्या होगा, वायलेट का होगा, और रेड का क्या होगा, लेस स्कैटरिंग होगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। और यहां पे लिख चुके हैं, देख लीजिए, रेड का क्या है, मोर वेवलेंथ एंड लेस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वायलेट में क्या है, लेस वेवलेंथ एंड मोर फ्रीक्वेंसी है। तो वायलेट का क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड। अब सवाल होता है डेंजर जोन में क्यों यूज करते हैं। तो भाई मान लीजिए कि अगर दूसरा कलर को देंगे तो उसका वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ क्या है, इतना दूर इतना दूर इतना दूर में जाकर रुक जाएगा, तो दूर तक तो जाएगा नहीं हमारा। और रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ये ऐसे एकदम पूरा एकदम ऊपर से ऐसे, तो वो लंबा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर कितनों दूर में अगर रख देंगे तो रेड कलर हमको दूरे से दिखाई देगा। यही कारण होता है कि वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण डेंजर जोन में सिग्नल के रूप में हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, तो रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, और सबसे बड़ी बात है इसका डेविएशन भी कम होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो डेविएशन भी होगा। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका डेविएशन भी कम होता है। दो प्रॉपर्टी हो जाता है, पहला तो स्कैटरिंग कम होगा, दूसरा डेविएशन कम होगा। तो डेविएशन भी कम होगा, स्कैटरिंग भी कम होगा, तो ये लंबा डिस्टेंस को कवर करेगा, तो हमको दूर से दिखाई देगा। दूर से दिखाई देगा तो पता चल जाएगा वहां पे डेंजर जोन है। यही कारण होता है कि डेंजर जोन में हम लोग रेड सिग्नल या रेड कलर का झंडा इस्तेमाल करते हैं, बाकी कलर इस्तेमाल नहीं करते हैं डेंजर सिग्नल के रूप में। ये हो गया मेरे भाई कि एक्चुअली में जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर के लिए ही सही होता है। रेड कलर सही होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ हमारा क्या है, ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी हमारा कम है। तो ये था मेरे भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिटेल एप्लीकेशन। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।